ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग शुरू कर रहे हैं सीड का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से सीड के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बुक में गिवन है आपके, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। लाइक फर्स्ट इज व्हाट इज सीड। सो एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज सीड। सीड क्या होता है बेटा? सीड इज द राइपेंड फॉर्म ऑफ ओव्यूल which is formed after the process of fertilization। आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आप देखते हैं जब आप, तो दो चीजें मेन होती है वहां पर। द वन इज ओवरी एंड द अदर इज ओव्यूल। ठीक है, ओवरी फॉर्म्स फ्रूट, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पढ़ा था आपने। एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड, याद है आपको? यस सर। ठीक है, ओव्यूल्स के दोनों तरफ होता है, आपका जानते होंगे, इंटेग्यूमेंट्स, है ना। इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट। क्या फॉर्म करते हैं बेटा इंटेग्यूमेंट्स? सीड कोट। सीड कोट। ओवेरियन वॉल क्या फॉर्म करती है? ओवेरियन वॉल फॉर्म्स व्हाट? ओवेरियन वॉल फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल। Fruit एंड द wall. अदर नेम ऑफ फ्रूट वॉल इज, अदर नेम पेरी Grain. पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प। ओके बच्चा, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रूट क्या है बेटा? इट इज राइपेंड ओवरी। सीड क्या है? इट इज राइपेंड ओव्यूल। देन पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेन। ग्रेन इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। ओके, ग्रेन इज अ काइंड ऑफ फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इट इज फ्रूट वॉल। और ये जो आपको हल्का सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, इट इज सीड कोट। ये जो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, ऐसा कोई फ्रूट जिसमें ऐसा ना हो, सीड कोट एंड फ्रूट कोट गेट फ्यूज टुगेदर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेन। ओके, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेन। ओके बेटा, यस सर। क्लियर? पूछा जाएगा बेटा Yes. व्हाट इज ग्रेन, तो ग्रेन इज अ काइंड ऑफ फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर and forms a protective layer। okay, and forms a protective layer। दिख रहा है? यस understood? सर। कोई दिक्कत नहीं? okay, now Yes, sir. now we are going with the more about seed, few features of seed, as we know that seeds form after fertilization। okay, seed is a mature form of ovule after fertilization। okay beta, सीड इज अ मैच्योर फॉर्म ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कैसे बनता है सीड? आपको याद होगा, प्राइमरी न्यूक्लियस। प्राइमरी न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल। प्राइमरी न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल्स टू फॉर्म zygote, and zygote give rise to what? Embryo, and embryo give rise to seed, and embryo give rise to seed। ओके बेटा, बात समझ में आया? प्राइमरी न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल। आपको याद होगा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, द वन इज प्राइमरी मेल न्यूक्लियाई एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई। याद है? Yes, sir. Primary male nuclei fuses with egg cell. When it fuses with egg cell, it forms seed. And when secondary nuclei fuses with polar nuclei Polar or central nuclei. cell, it forms endosperm। सॉरी, याद है? यस सर। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, प्लम्यूल, कॉटिलेडन, सीड एंड लीफ। यानी एक एम्ब्रियो के अंदर बेटा क्या क्या होता है? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल फॉर्म्स फ्यूचर रूट। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ प्लम्यूल व्हिच इज फ्यूचर शूट, कॉटिलेडन और सीड लीफ फ्यूचर लीफ। कॉटिलेडन्स होता है बेटा जो फ्यूचर लीफ बनता जाकर के, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेटा, लाइक दिस। दिख रहा है आपको डायग्राम आपको ऊपर? इस तरह से स्ट्रक्चर होता है
the structures Yes, form sir. future leaf. Clear beta? Understood? Yes, sir. And until they not mature, they used to feed from the food known as एंडोस्पर्म. ओके, जब तक ये मैच्योर नहीं होते बेटा, तब तक वो कौन सा फूड खाएंगे? जो स्टोर होगा आपके एंडोस्पर्म में. ओके, द फूड विच इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म. क्लियर बेटा? बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, यहां पर आप एक कंडीशन पढ़ोगे बेटा, दैट इज डॉर्मेंसी कंडीशन. डॉर्मेंसी कंडीशन इज अ कंडीशन इन विच सीड विल बी लिटिल बिट इनएक्टिव till it receives the favorable condition. Okay, understood? Seed will remain inactive, seed will go for sleep till it receives favorable condition. Favorable condition means sufficient water, sufficient food, oxygen, temperature. सब कुछ जब तक नहीं मिलेगा तो सीड कहाँ जाएगा बेटा? स्लीपिंग पीरियड में. जरूरी नहीं है प्लांट से सीड टूट के गिरा तुरंत उसको सॉइल मिल जाए, तुरंत वाटर मिलने लगे, सूटेबल टेम्परेचर हो. जरूरी है कंडीशन सूटेबल हो सारी उसके लिए. तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए सीड कहाँ जाता है बेटा? सीड जाता है स्लीपिंग पीरियड. Dormancy period. ठीक है, स्लीपिंग पीरियड को क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी या डॉर्मेंट सीड. और सोते हुए सीड को, इनएक्टिव सीड को क्या बोलते हैं बेटा? डॉर्मेंट सीड. ओके, स्लीपिंग सीड को क्या बोलते हैं बेटा? Dormant seed. और डॉर्मेंसी पीरियड में जो वो फूड खाता है वो कौन सा फूड होगा? Endosperm. एंडोस्पर्म में, क्योंकि एंडोस्पर्म स्टोर्स द फूड मटेरियल. ओके, अंडरस्टूड? Yes, हर sir. एक प्लांट के लिए डॉर्मेंसी पीरियड डिफरेंट होता है. कुछ चीज के लिए कुछ दिन या कुछ महीने का हो सकता है, कुछ प्लांट्स के लिए ये मोर देन 100 ईयर्स का भी हो सकता है. ओके बेटा, बात समझ में आई? हर एक प्लांट का, हर एक सीड का डॉर्मेंसी पीरियड होगा, बट सबका अलग अलग होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा. कुछ का 1 महीने 2 महीने, 1 सीजन 2 सीजन हो सकता है, और कुछ का मोर देन 100 ईयर्स भी हो सकता है. क्लियर बेटा? बात समझ में आई? बताइए, यस और नो? समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड. क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की बात करें तो साइज वाइज देखा जाए, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्जेस्ट हो सकता है. तो इसमें बस जनरली आपके एग्जांपल्स आते हैं. अब अगर मेनली हम लोग टाइप ऑफ सीड्स की बात करें तो सीड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स. द वन इज एंडोस्पर्म एंड अदर इज कॉटिलेडन. ओके, सीड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स. On the one basis endosperm, second basis cotyledon. Okay, they both are a place from where seed obtain food. Okay, दोनों एक जगह हैं जहां से सीड को क्या मिलता है बेटा? फूड मिलता है. ठीक है, बट दोनों साथ में नहीं हो सकते. सीड कैन बियर एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन. ओके, दोनों में से क्या होगा बेटा? एक ही चीज उसके पास होएगा. If a seed bearing endosperm, the seed will be albuminous or endospermic seed. Okay बेटा, बात समझे? If a seed bears endosperm, the seed will be known as albuminous or endospermic seed. If a seed do not bear endosperm, it is known as ex-albuminous or non-endospermic seed. Clear? Clear बेटा? Yes, sir. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है. अच्छा, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा? Cotyledon. कॉटिलेडन्स होंगे. अब कॉटिलेडन्स अगर होंगे बेटा तो वो कितने टाइप के होंगे बेटा? वो 2 टाइप्स के होंगे. इफ अ सीड हैविंग सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वन कॉटिलेडन, then it is known as monocotyledonous seed. If a seed has 2 cotyledons, the seed is known as dicotyledonous seed. Understood? Understood बेटा? Yes, sir. पक्का? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके, अब यहां से आपका क्वेश्चन आता है, यहां से मेन टॉपिक शुरू होता है. 2 स्ट्रक्चर्स दिए होंगे आपको यहाँ पर, एक बीन सीड और एक मेज ग्रेन का. वन इज मोनोकॉट, वन इज डाइकॉट. दिस इज बीन सीड इज डाइकॉट. ठीक है, डाइकॉट सीड होगा आपका यहाँ पे, और एक्स एल्बुमिनस सीड है यहाँ पे आपका. ठीक है, एक्स एल्बुमिनस. कॉटिलेडॉन होगा तो एक्स एल्बुमिनस होगा ना आपका यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप पढ़ोगे. जैसे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो बीन सीड का
तो इट इज ऑफ बीन शेप्ड, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड, कहते हैं ना इस तरह से, है ना, इस तरह से होगा Yes, sir. किडनी शेप का। ये जो स्कार होता है बेटा, इसको क्या नाम देते हैं आप? हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। Phylum. तो सामने से देखेंगे, अगर आप बीन सीड देखे हो तो जो व्हाइटेस्ट कलर का पार्ट दिखेगा दैट इज हाइलम। हाइलम के ऊपर आपको एक होल दिखेगा, दैट होल रिप्रेजेंट्स टू माइक्रोपाइल, दैट होल रिप्रेजेंट्स टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बताता है कि ये वही प्लेस है जहां से ट्यूब न्यूक्लियस इंसर्ट करा था, पॉलन ट्यूब इंसर्ट करी थी, और यहीं से जनरेटिव न्यूक्लियस वाले दोनों पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्लियर बेटा? लगभग यहां पर होता है इस तरह से, दिख रहा है डायग्राम बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, यहां से आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियर यहाँ पे एंटर किए गए थे। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये वही Yes, पार्ट sir. होता है। ठीक है, सीड कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, द आउटर टफ लेयर इज नोन एज टेक्स्टा एंड इनर सॉफ्ट लेयर इज नोन एज टेगमेन। ओके, टफ लेयर, आउटर जो टफ ब्राउनिश लेयर दिख रहा है, जो स्क्लेरन कैमेटस बनी होती है, डेड लेयर होती है, किसकी बनी होती है बेटा? ये टेस्टा। और जो इनर लेयर होगी बेटा, क्या बोलेंगे उसको? Tegumen. टेगमेन बोलेंगे। ओके, सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज डाइकोटिलेडोनस सीड, इट इज डाइकॉट सीड। कैसा सीड होगा बेटा ये? डाइकॉट सीड। ओके, डाइकोटिलेडोनस सीड। ओके, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस। Axis. एक्सिस के अपर पार्ट पे जो राइज करेगा दैट इज प्लेम्यूल, दैट विल बी प्लेम्यूल। Tribute. एंड लोअर पार्ट पे जो राइज करेगा क्या होएगा? Radical. रेडिकल। Radical. ओके, दैट पार्ट विल बी रेडिकल। क्लियर? बात Yes, समझ में sir. आई? कोई दिक्कत? यहाँ पे बेटा फंक्शंस पूछा जाता है कभी कभी, लाइक पार्ट हाइलम का पूछा गया आपका, और माइक्रोपाइल का पूछा जाता है बेटा यहाँ पर। लाइक अगर हाइलम की बात करें तो हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन दिस ओव्यूल एंड मदर्स बॉडी। ओके, एंड माइक्रोपाइल का फंक्शन पूछा जाता है बेटा, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड वाटर। ओके, किसमें हेल्प करता है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्लस वाटर, इसमें हेल्प करता है। Sir, what helps in diffusion? डिफ्यूजन मीन्स इंट्रोड्यूस, इंटरनल, जाना, एंट्री। No, sir. No, हाँ, sir. Which part helps? माइक्रोपाइल बेटा, माइक्रोपाइल। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा है ना सेल चैप्टर में आपने? ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, याद है? Yes, sir. विदाउट एनर्जी, तो ये माइक्रोपाइल से होता है, माइक्रोपाइल से इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी ऑफ मेज ग्रेन। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया, हाइपोकॉटिल एंड एपिकॉटिल, ये दो पार्ट्स होते हैं बेटा। लाइक अगर ये एक्सिस है बेटा, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन प्लेम्यूल एंड एक्सिस इज नोन एज एपिकॉटिल। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सिस इज नोन एज हाइपोकॉटिल। ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ मेज ग्रेन। अब आता है आपका मेज ग्रेन। ठीक है, हम लोग सीधे डायग्राम से शुरू करते हैं बेटा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। अच्छा, यहाँ देखिए आप, मेज को ग्रेन बोला गया है, रीजन क्या है बेटा कि ग्रेन इसलिए बोला गया है? देखिए आपको कहीं पर से भी सीड कोट या फ्रूट वॉल कहीं से आपको डिफरेंट नहीं दिखेगी। देखिए ये आपका पेरिकार्प है, पेरिकार्प मतलब फूड, जो आपका फ्रूट वॉल था, और ये आपका सीड है। कहीं आपको डिफरेंशिएट हो रहा है? कहीं अलग अलग दिख रहा है? कहीं सीड है, कहीं आपका? Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन बेटा। हेलो, हाँ सर, अच्छा ठीक है, ठीक है।
वॉइस आ रही बेटा? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके तो यहाँ पे देखिए आप बेटा, इसको पेरिकार्प बोला गया है। पेरिकार्प जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बताया था, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। दिख रहा है? तो फ्रूट वॉल और सीड के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्या आपको पता चल रहा है? जैसे आप मैंगो में देखते हो बेटा कि ऊपर का कवरिंग आपने हटा दिया तो नीचे से अंदर से सीड निकला इस तरह से। आपको अलग अलग पता है कि ये फ्रूट कवर है और ये सीड है, बीच में ये पोर्शन जो है फ्लैशी पोर्शन, इसको हम खा सकते हैं। यही होता है ना मैंगो में? क्या इस Yes, तरह से sir. मेज में दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि होता है क्या, ये कंप्लीट पार्ट है बेटा, ये कंप्लीट पार्ट है क्योंकि इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज कर गई है। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज, इसीलिए इसको बोला जाता है इसको ग्रेन बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, ये जो आपको ब्लैकेस्ट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इट इज एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एल्यूरॉन लेयर। यहाँ से रीड करते हैं एक बार, जल्दी से देख लेते हैं, पता चल जाएगा अभी हमको। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द मेज ग्रेन इज एक्चुअली अ सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच फ्रूट बॉल एंड सीड कोड आर फ्यूज्ड टुगेदर। पॉइंट 1 जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो ये वाला पॉइंट है, यानी मेज इज अ ग्रेन, व्हाई? बिकॉज इट्स फ्रूट बॉल एंड सीड कोड आर फ्यूजेस टुगेदर। अंडरस्टूड बेटा? बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, ऑन वन साइड द ग्रेन occurs a small light color oval area which mark location of the embryo inside. The major part of the grain contains a large endosperm which is rich in starch. The endosperm and embryonic part are separated by each other a thin epithelial layer. The outermost layer of endosperm is rich in protein called aileron layer. अभी अगर इसको डायग्राम को देखो बेटा, ये जो आपको पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, ये पॉइंटेड पार्ट शो करता है कि this part consists of living embryo. Okay, this part shows that it consists of living embryo. दिख रहा है बेटा? ठीक है, देखो यहां से पॉइंटेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपको दिख रहा है? Yes, This food sir. consists of large endosperm. This grain consists of large endosperm. इसीलिए कैसा फूड है ये एल्ब्यूमिनस सीड है, एल्ब्यूमिनस सीड कह सकते हैं ना इसको, एल्ब्यूमिनस सीड। बताइए, यस और नो? Yes, sir. A seed consists of large endosperm known as albuminous seed. तो कैसा मेज ग्रेन, कैसा सीड है? ग्रेन कैसा है? एल्ब्यूमिनस है। और ये आपका फूड मटेरियल, ये आपका एम्ब्रियो, इसको सेपरेट करने के लिए ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा? एपिथेलियम की एक लेयर है जिसका नाम है एल्यूरॉन लेयर। दिख रहा है आपको? यस और नो? ये देखिए ऊपर का Yes, sir. दिख रहा है, जो सेपरेट करी है, एंडोस्पर्म और सीड वाले पार्ट को जो सेपरेट करी है। ठीक है, दिख रहा है? ओके, maize grain consists of single leaf-like structure, one leaf-like structure known as scutellum. Okay, maize grain consists of single leaf-like structure known as scutellum. दिख रहा है बेटा? ये देखिए, ये सिंगल लीफ-लाइक स्ट्रक्चर दिखा? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला चीज? Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा ये जो लिविंग पार्ट है, दिस लिविंग पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। दिस लिविंग पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। जो ऊपर के साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा, दैट इज फ्लेम्यूल, और जो नीचे की तरफ होगा इट विल बी रेडिकल। भाई किसी भी एक्सिस में जो ऊपर की तरफ जाएगा वो शूट वाला पार्ट होगा, मतलब फ्लेम्यूल होगा, और जो नीचे की तरफ जाएगा वो कौन सा पार्ट होगा? रूट वाला Root. पार्ट होगा। और रूट पार्ट क्या होगा? Radical. रेडिकल। क्लियर? अंडरस्टूड? फ्लेम्यूल की Yes, sir. प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के प्रोटेक्शन की लेयर होती है जिसको कहते हैं कोलियोरिजा। ओके, अंडरस्टूड? दिस एंटायर पोर्शन इज ऑफ embryo. Okay, this entire portion is of embryo. Clear? बात समझ में आ गई?
बताइए Yes, बेटा, sir. पक्का कोई दिक्कत नहीं? No, sir. फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर Sir. मेन स्क्रीन। हाँ बच्चा, सर आपने सर जो ऊपर वाला सर एक्सटर्नल फीचर्स वाला सर डायग्राम है सर उसमें आपने एम्ब्रियो बताया तो सर क्या वही प्लूमेल और रेडिकल बनेगा सर आगे जाके? हाँ बेटा, ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा पोर्शन आपका ये जाके एम्ब्रियो को शो करेगा बेटा, पॉइंटेड पार्ट। ठीक है, ये पूरा पॉइंटेड पार्ट एम्ब्रियो शो करेगा। ओके, Okay, sir. अंडरस्टूड बेटा? यस सर। क्लियर, Sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, समझ में आया इतना? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बीन सीड एंड मेज ग्रेन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। बीन सीड कंसिस्ट ऑफ 2 कॉटिलेडॉन, बोलिए यस और नो। यस सर। मेज ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 1 कॉटिलेडॉन, जिसका नेम होता है स्क्यूटेलम, होता है। यस सर। ठीक है, Sir. बीन सीड हैज नो एंडोस्पर्म, मेज ग्रेन हैज एंडोस्पर्म। याद होगा आपको, मेज ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जहां फूड स्टोर होता है उसका। Yes, ठीक है, sir. बीन सीड कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्ब्रियो, मेज ग्रेन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एम्ब्रियो। प्लम्यूल लीफ फोल्डेड, प्लम्यूल लीफ जो होती है फोल्डेड होती है, इस तरह से फोल्डेड होती है बीन में, जबकि इसमें क्या होती है, रोल्ड होती है। ठीक है, रोल फॉर्म में होती है इसमें भी। ठीक है, प्लम्यूल लार्ज होता है, यहाँ पे प्लम्यूल कैसा होता है, स्मॉल होता है। हाइलम और माइक्रोपाइल यहाँ पे विजिबल होते हैं और यहाँ पे नॉट विजिबल होते हैं। इसको फ्रूट कंसीडर नहीं कर सकते, इसका फ्रूट अलग होता है। बट इसमें क्या होता है, सिंगल ग्रेन है, क्योंकि फ्रूट और जो सीड कोट है वो फ्यूज्ड है। दिख रहा है बेटा? यस सर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते सर। हैं। हाँ बच्चा, सर व्हाट इज पॉड? व्हाट इज सर पॉड सर 7th वन। पॉड? अच्छा, जनरली जो पॉड होता है इसको आप उसमें देख सकते हो, जैसे आपका पी होता है बेटा। पॉड का मतलब होता है फली, जिसमें रख के आ रही है। ठीक है, ऐसे देखा है, मटर ऐसे रख के आती है, पी ऐसे रख के आती है। इस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। ओके, दिस आउटर कवरिंग इज पॉड। ओके, क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई? यस कोई सर। दिक्कत? चलो, अब आगे करते हैं इसका। जल्दी से इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसको ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं यहीं पर। ओके, बताइए मुझे, प्लेम्यूल इज द फ्यूचर रूट एंड रेडिकल इज फ्यूचर शूट। फॉल्स। करेक्ट क्या होगा इसका? प्लूम्यूल इज द फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज द फ्यूचर रूट ऑफ द वेरी प्लांट। गुड, अब हर्ष आंसर देगा मुझे। माइक्रोपाइल सर्व्स फॉर एमरजेंस ऑफ रेडिकल। बताइए, माइक्रोपाइल सर्व्स एमरजेंस ऑफ रेडिकल। हर्ष Yes, sir. बताइए। सर में आई टेल? बताइए अमन। सर फॉल्स। फॉल्स, क्या होगा करेक्शन इसका? सर माइक्रोपाइल हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और वाटर। वेरी गुड। और अगर इसका करेक्शन किया जाए, फर्स्ट वर्ड रिप्लेस करना हो, देन नीचे का पूरा स्टेटमेंट ये सही हो, इसको सेम रखा जाए और इसको चेंज किया जाए, तो द आंसर विल बी हाइलम। होता क्या है बेटा, ये जो हाइलम होता है ये एक सॉफ्ट लेयर होता है बेटा, बाकी लेयर हार्ड है, कहीं से डिफ्यूज नहीं हो सकता रेडिकल, तो हाइलम को ही फोल्ड करके यहां से रेडिकल नीचे निकलता है। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. करेक्ट आंसर विल बी हाइलम। हाइलम। तो अगर इसको करेक्ट करना हो आपको, कि आपको ये वर्ड चेंज करना बाकी सेम रहे, तो क्या आप यूज करोगे बेट यहाँ पर? हाइलम। 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 और अगर लास्ट का पार्ट चेंज करना हो, देन क्या होगा? माइक्रोपाइल का फंक्शन लिखोगे आप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट, cotyledon in castor are a big store of food for the embryo.
बताइए। कैस्टर सीड, सर व्हाट इज कैस्टर? कैस्टर सीड होता है बेटा, कैस्टर इज अ सीड। बताइए जल्दी से देखिए, एग्जांपल्स देखिए कहाँ पे जल्दी दिया आपका, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड में देखिए, यहाँ देखिए आपका दिया मोनोकॉट सीड में। द आंसर विल बी ट्रू, ये आंसर क्या होएगा, ट्रू होगा बेटा। ओके, यहाँ ट्रू सर होगा कहाँ आंसर, पे दिया है सर नहीं एग्जाम्पल? दिया इसमें बेटा, करेक्ट आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, maize grain has large endosperm, true or false? सर ट्रू। True. Tegmen is the outermost layer of seed, true or false? फॉल्स, टेस्टा। Testa, good, ठीक है। नेक्स्ट, अब टर्म आता है आपका, नेक्स्ट प्रोसेस आता है जर्मिनेशन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है जर्मिनेशन। सो व्हाट इज जर्मिनेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें सीडलिंग क्या होता है बेटा, एक टाइनी प्लांट होता है जिसमें लगभग स्ट्रक्चर आ चुके होते हैं प्लांट्स की तरह, मतलब स्टेम होता है, लीफ दिखती है, रूट दिखता है, मतलब सारे पार्ट दिखते हैं, लेकिन सीड में ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे सर, स्ट्रक्चर, हाँ बच्चा, जर्मिनेशन जैसे होता है जैसे एम्ब्रियो जो लेजी होता है जैसे वो एक्टिव हो जाता है। क्या चीज, फिर से बोलिए। जर्मिनेशन जैसे होता है सर, एम्ब्रियो से जो लेजी होता है जैसे वो एक्टिव हो जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा, क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ सर, जर्मिनेशन तो सर वो होता है ना सर जिसमें सर लेजी एम्ब्रियो सर एक्टिव हो जाता है। वहीं से स्टार्ट होगा ना, कन्वर्टिंग हो गया ना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्ट हो रहा है ना उसमें, ओके सर। स्टार्टिंग हो रही ना वहां से। वो अब सीड जो होगा इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाएगा, और यहां से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होगा जाकर के, सीडलिंग में। सीडलिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं, देखो लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, लिखा है ना, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, लिखा है, यस सर। ठीक है। अब ये कैसे होगा, शुरू कैसे होगा, कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी। तो कंडीशन नंबर 1 दिया गया है वाटर, द कंडीशन फर्स्ट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन इज वाटर। वाटर क्यों जरूरी है बेटा, जैसे कि आप जानते हो सीड कवरिंग आउटर टफ लेयर, हार्ड लेयर, तो अब उस लेयर को बस्ट करके तो रेडिकल बाहर निकल नहीं सकता भाई। अगर देखा जाए सीड के ऊपर, अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो यहां से, तो आप देखेंगे एक नॉर्मल सा सीड की अगर मैं बात करूं, तो सीड कंसिस्ट ऑफ टफ लेयर, दिख रहा है ना, क्या कहीं पर से सीड ब्रेक हो सकता है? सबसे नो सॉफ्ट सर। पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, हाइलम, और हाइलम सबसे सॉफ्ट पार्ट है, तो बस्टिंग कैसे हो, साइज ग्रो कैसे करे। तो होता है क्या बेटा, जो ये माइक्रोपाइल वाला जोन होता है, माइक्रोपाइल वाला एरिया होता है, यहाँ से वाटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप क्या करते हो, सीड को लगाने से पहले सीड को किस में डाल देते हो, पानी में डिप करके रख देते हो। जब वाटर में डिप करके रखते हो तो वाटर यहाँ से अंदर जाता है बेटा, तो सॉइल जो ये सीड है ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे इम्बाइब करता है, फूलता है। फूलने की वजह से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा ना ऐसे करके बेटा इसके ऊपर। यस सर। तो क्या ये सीड यहाँ साइड से फट सकता है? यस सर। नहीं फट सकता बेटा, यहाँ पे टेस्टा है, नहीं फट सकता। कहाँ से फटेगा, कहाँ से हाइलम। रप्चर होगा, हाइलम से फटेगा, और हाइलम से पहला रेडिकल निकल के आता है, पहला जो पार्ट निकल के आता है दैट इज रेडिकल रूट। ओके बेटा, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा, यस और यस नो, सर। पक्का, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ओके गुड, तो वाटर की रिक्वायरमेंट समझ में आ गया कि वाटर कैसे आता है अंदर, कैसे जाता है।
सर हाँ बच्चा, सर वाटर माइक्रोपाइल से जाता है कि सर हाइलम से? माइक्रोपाइल से उससे पहले तो हाइलम क्लोज होता है ना बेटा, इससे ओके पहले तो सर। हाइलम क्लोज है, ओपन क्या एरिया है, खाली माइक्रोपाइल का ओपन है ना, तो माइक्रोपाइल से एंटर करेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज suitable temperature. Suitable temperature is for germination is 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं ये suitable temperature है जहां से उसके अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड्स करने के लिए अंदर के जो एंजाइम्स हैं उनके एक्टिवेट होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम मर जाएंगे। जैसे अगर आप बॉयल सीड करके लगाओगे सॉइल में तो कभी भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एंजाइम्स क्या है, लिविंग या डेड है? डेड हो चुके लिविंग। होंगे, डेड हो चुके होंगे। बॉयल कर दिया ना सीड आपने, सीड बॉयल करे है ना आपने, लाइक यस सर बॉयल हम्म। डेड। ग्राम सीड होते ना, चने खाए जाते हैं ना बॉयल वाले, आप उनको अगर पॉट में लगा दो, गमले में लगा दो, क्या उसमें से नया प्लांट निकलेगा? नो सर। क्यों? सर बिकॉज इट इज डेड। बिकॉज इट इज डेड, लिविंग एम्ब्रियो जो था वो डेड हो गया, बॉयल ऑफ हो गया उसमें से। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट एनर्जी फॉर्मेशन। और एनर्जी करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए किसी भी लिविंग बॉडी को, ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे कंडीशंस की यूज़ है या नहीं है। जैसे आपने सबसे पहले 2B कैसे एक्सपेरिमेंट वन दिया गया आपका, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि आप बताइए वाटर रिक्वायर्ड है जर्मिनेशन के लिए या नहीं है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप कि एक दो 2 बीकर्स ले लीजिए आप, 2 बीकर्स आप ले लीजिए ए एंड बी, दोनों में क्या करिए कॉटन रख दीजिए ऐसे नीचे की तरफ से, एक में ड्राई कॉटन एक में वेट कॉटन, और सीड डाल के रख दीजिए। तो ड्राई कॉटन जो होगी उसमें वाटर नहीं होगा तो सीड को वाटर नहीं मिलेगा, इसलिए जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। और जो वेट कॉटन होगी वो वाटर से सीड एब्जॉर्ब कर लेंगे और जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? हो जाएगा ना यहाँ पे? जर्मिनेशन यस किस सर। में होगा, ड्राई में या वेट में? वेट। वेट में, क्यों? बिकॉज वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन। वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन, तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सूटेबल टेम्परेचर फॉर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये सबसे अच्छा एग्जांपल आप कर सकते हो, आप मार्केट से सीड लेके आओ। ठीक है, सीड क्या, सपोज करो आप चने लेके आए, ग्राम सीड लेके आए, आप उस चने को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट कर दीजिए। 3 पार्ट करने के लिए क्या करिए, बाउल 1 सेम क्वांटिटी, बाउल 2, बाउल 3, सेम साइज के 3 बाउल्स हैं जिसमें आपने 3 इक्वल पार्ट्स में सीड को डिवाइड कर दिया है। अब एक पार्ट को वाटर डाल करके, इसमें वाटर डाला, इसमें भी वाटर डाला, इसमें वाटर डाला, ए बी एंड सी। ओके, ए वाले पार्ट को आपने नॉर्मल ऐसे ही रख दिया किचन में जाकर के, ठीक है, नॉर्मल ही रख दिया जाके। बी वाले को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया और सी वाले को बॉईल कर दिया। ठीक है, बॉईल करने के बाद, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपने उसको एक पॉट में लगाया। ठीक है, एक पॉट में लगा दिया। अब बताइए कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पॉट में लगा दिया, बताइए कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा, ए बी और सी? सर जो रेफ्रिजरेटर और बॉयल नहीं हुआ सर वो वाले जो नहीं नॉर्मल होंगे। कंडीशन में रखा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा गया, वही जर्मिनेट करेगा। ठीक है, कर लोगे बेटा इस तरह से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए नहीं करेंगे वहां पर, और जो बॉयल हो गया वो अबव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आ गई बेटा? यस इस सर। तरह से यहाँ पर ये चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑफ ऑक्सीजन।
तो इस तरीके से आप apparatus पहले अरेंज कर सकते हो बेटा। इस तरीके से जब आप apparatus अरेंज करोगे, एक बीकर में आप रखोगे अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड एंड द सेकेंड इज प्लेन वाटर, ठीक है। अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड विल एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। आपने इस चैम्बर को पूरा ब्लॉक कर रखा है, ऊपर से क्लोज कर रखा है, देखिए दोनों चैम्बर को, दोनों फ्लास्क बंद है ऊपर से, दिख रहा है। यस सर। कोई भी फर्दर न्यू गैस अंदर एंटर नहीं कर सकती दोनों में। नो सर। इसमें सीड को सरवाइव करना पड़ेगा इंटरनल स्टोर एनर्जी और गैसेस पे। यस सर। तो जो इंटरनल गैसेस है उसमें ऑक्सीजन जो होगा वो ये वाली गैस एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, 0। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, 0। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन था। और ये दोनों में आपने वेट कॉटन रखी थी, तो वेट कॉटन में वाटर आप दे रहे हो। देखिए 3 कंडीशन चाहिए, वाटर आपने दिया, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें और इसमें। ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं एब्सेंट प्रेजेंट है। है। इस वजह से क्या होगा, ग्रोथ बी में नहीं होगी और ए में होगी। क्लियर, क्लियर बेटा। यस सर। क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ गैस केमिकल विच इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस, या ऑक्सीजन। तो क्या आंसर होगा बेटा आपका, क्या आंसर होगा? अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। हाँ जी, अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। एंड द लास्ट वन इज 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। ये सबसे इजी सा होता है बेटा। बीकर में ऐसे वुडन स्केल रख करके ऐसे आपने लगा दिया, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। बताइए कौन सा जर्मिनेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सर बी वाला। देखिए कंडीशन ए बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। सी सीट पे देखिए टेम्परेचर है, ठीक है, ऑक्सीजन बाद में बात करते हैं, वाटर है। ऑक्सीजन कितना है, जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वाटर में उतना ही तो इसको मिलेगा बेटा, यस है ना। सर। तो लिटिल बिट, वेरी लिटिल, जितना ऑक्सीजन होगा उतना कंज्यूम कर लेगा, इसलिए थोड़ा सा करेगा, बहुत थोड़ी सी ऐसे रूट निकलेगी, उसके बाद ऐसे बंद हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो बीच में है इसको टेम्परेचर मिला, ऑक्सीजन मिला और वाटर भी मिला, तीनों चीज मिले, इसलिए कौन सा जर्मिनेट करेगा बेटा, बी। बी करेगा, ठीक है, समझ में आया बेटा। यस सर। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो सर। ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं और आप प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट अभी आप रीड करेंगे, ठीक है, ओके। हम लोग बेटा यहाँ पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन मेनली 2 होते हैं। द वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोगियल और एपीगियल। पहले हम लोग नाम सीख लेते हैं, है क्या चीज ये हाइपोगियल और एपीगियल, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइपोगियल एंड एपीगियल। हाइपो मीन्स होता है बच्चा बिलो, जैसे आपने पढ़ा था हाइपोकॉटल, पढ़ा था ना। द नेक्स्ट वन इज एपी। एपी मीन्स अबव, ठीक है। जीएल, जीएल मीन्स होता है सॉइल, ठीक है, अंडरस्टूड। कहते हैं ऐसा पार्ट, ऐसा जर्मिनेशन जब कॉटिलेडोन का पार्ट अबव सॉइल आ जाएगा, दैट इज एपीजियल जर्मिनेशन, ओके। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए आफ्टर जर्मिनेशन ये जो कॉटिलेडोन है, ये जो सीड वाला पार्ट है, ये अबव सॉइल आ गया है, दिख रहा है। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिख रहा है आपको ये चीज, ये सीड का Yes, पार्ट sir. देखिए अबव सॉइल आ गया है। तो विच काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज दिस, एपीजियल जर्मिनेशन। और यहां देखिए ये सीड का पार्ट अभी भी बिलो सॉइल है, दिख रहा है आपको, ये सॉइल के बाहर नहीं निकला है। विच काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज दिस, हाइपोजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन,
ठीक है, अब क्यों होता है इसके पीछे एक रीजन बताता हूं, पहले आप इसको टर्म से सीख लीजिए। तो आपको समझ में आया बेटा व्हाट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड व्हाट इज एपिजियल जर्मिनेशन? देखो यहां पे लिखा है, if the cotyledons remain underground, underground means below soil, then germination is known as hypogeal. Hypogeal. If the cotyledons are pushed above the ground, above the soil, the germination is known as Epigeal. epigeal. समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन देखते हैं। मान लीजिए आपका ये सीड है, ये सीड है आपका, ठीक है बेटा। सीड में आप जानते हो टू पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, कौन कौन से बेटा? प्लेम्यूल एंड रेडिकल होते हैं, ठीक है। इफ रेडिकल पार्ट स्टार्ट राइजिंग फर्स्ट, अगर ये पार्ट पहले राइज किया, हालांकि पहले करता है लेकिन और तेजी से राइज किया, ठीक है, तो तेजी से राइज करने के लिए आपने अच्छा फोर्स का एक पढ़ा होगा, थर्ड न्यूटन का एक लॉ था कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? Yes sir. न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन, ऐसा करके कुछ था ना, ठीक है। तो अब देखो, इफ रेडिकल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फर्स्ट, इफ रेडिकल स्टार्ट्स रेजिंग फर्स्ट, तो इसके ऑपोजिट में फोर्स कहां जनरेट होगी? यहां जनरेट होगी ना, बताइए। इसको इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर जनरेट होगा? इस तरफ होगा ना, तभी तो इक्वल होएगा। इस वजह से ये सीड जो होता है ये बाहर निकल जाता है, जो कि आपको यहां दिख रहा है, दिख रहा है। इफ रेडिकल स्टार्ट्स रेजिंग फर्स्ट, इफ हाइपोकॉटिल, रेडिकल अटैच किससे होता है बच्चा? हाइपोकॉटिल से, ठीक है। आपको याद होगा रेडिकल वाले पार्ट को आप क्या बोल रहे थे? हाइपोकॉटिल, बोलिए यस और नो। और Yes, sir. वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे? Epicotyl. Epicotyl. When hypocotyl enlarges first, then seed या cotyledons comes out of the soil. दिख रहा है? दिख रहा है? Yes or no? Yes sir. ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं यहां पर, दूसरे सीड में। मान लीजिए कोई सीड है आपका इस तरह से, दिस इज रेडिकल एंड दिस इज प्लेम्यूल। इफ प्लेम्यूल स्टार्ट रेजिंग फर्स्ट, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? Radical. नीचे की तरफ, बिलो की तरफ। तो ये कोटिलेडॉन कहां रह जाएगा? Downward. Under the अंडर root. द ग्राउंड। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्लियर? बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। Yes sir. ठीक है, अब यहां से एक चीज आप सीखते हैं, यहां पे नोट करिएगा आप। देखिए, व्हेन एपिकॉटिल, ये कलर विजिबल है बच्चा? कलर विजिबल है ये वाला? ये वाला कलर लेता हूं, ठीक है। Sir black ले लीजिए. ओके, देखिए, व्हेन एपिकॉटिल इनलार्ज, जब एपिकॉटिल इनलार्ज होएगा, एपिकॉटिल मींस अबव वाला प्लेम्यूल वाला पार्ट, तो व्हेन प्लेम्यूल पार्ट इनलार्ज फर्स्ट, द सीड रिमेन्स अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड? बताइए। इफ एपिकॉटिल इनलार्ज फर्स्ट, Sir. हाँ सर बताइए। सर एक और बात सर, हाइपोजियल सर बता दीजिए. बिल्कुल बता दूंगा बेटा। हाइपो मीन्स बिलो और एपी मीन्स अबव, जीएल मीन्स सॉइल। और सॉइल किसके बारे में बात कर रहा है? कॉटिलेडन के, कॉटिलेडन या सीड के बारे में बात कर रहा है। तो आप बताइए, अगर ऊपर से फोर्स लग रही है तो सीड क्या बाहर निकल पाएगा? आपके बैक के ऊपर कंटिन्यूअसली वेट बढ़ाया जा रहा है, तो क्या आप सीधे खड़े हो पाओगे?
नो सर। जैसे आपके बैग पर बैग हो आपका स्कूल का, उसमें कॉन्टिन्यूसली बुक्स बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो क्या आप स्ट्रेट होके चल पाओगे? नो सर। नहीं चल पाओगे। तो आप कैसे होगे? बेंड रहोगे। बेंड रहोगे मतलब नीचे की तरफ रहोगे, मतलब जर्मिनेशन कैसा बोला जाएगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। रिवर्स है, नाम से रिवर्स है। देखिए, व्हेन एपिकॉटिल एनलार्ज जर्मिनेशन विल बी हाइपोजियल। क्लियर? और आपके नीचे सपोर्ट बढ़ा जा रहा हो, आपके नीचे स्टूल लगाए जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, यानी व्हेन हाइपोगियल, व्हेन हाइपोकॉटिल पार्ट्स enlarge, the germination will be known as एपीजियल। जर्मिनेशन। बहुत आराम से ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए, अभी मैं इसको डायग्राम से सिखाता हूं आपको। ये नॉर्मल एक सीड है बच्चा, देखिए ध्यान से, नॉर्मल सीड है। सीड को वाटर में डाला, इसने रेडिकल निकाली, रेडिकल निकाल के इसको सॉइल में लगा दिया। सॉइल में जैसे ही रेडिकल गया, उससे थोड़ी सी रूट्स बनाई, रूट्स बना के उसने और वाटर लिया और प्लम्यूल निकाल दिया। अब दोनों रेडिकल और प्लम्यूल का साइज सेम है, देखिए यहां पर। यस और नो? बताइए भाई, यस और नो? यस सर। सेम साइज है। Yes, sir. जब ये सेम साइज है, अब इन दोनों में से प्लम्यूल्स स्टार्ट एनलार्जिंग फर्स्ट। प्लम्यूल ने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। इफ दे स्टार्ट रेजिंग फर्स्ट, ये एक्सिस से प्लम्यूल वाला पार्ट कौन सा अटैच होता है बच्चा? यही तो होता है, बताइए। कलर विजिबल है Yes, क्या? sir. देखिए यहां पर प्लम्यूल वाला पार्ट कौन सा होता है? यही तो होता है, यस सर। यही तो होता है। इफ एपिकॉटिल पार्ट्स enlarge first, then seed will always remain underground. Seed always remain underground. Germination is known as, हाइपोगियल। बोलिए यस और नो? बात समझ में आ गई? अरे यस और नो बताइए तो। नहीं आई? बोलिए नहीं यस आई। सर। बोलिए नहीं आई। ओम, हर्ष, बोलिए नहीं आई। Not got. नहीं आई ना? Not God. नॉट गॉड। ओके, फिर से देखते हैं। आपने सीड लिया, जैसे ये सीड, आपने इसको वाटर में डिप किया। जब फार्मर सीड लेके आता है तो पहले उसको वाटर में डिप करता है, ताकि उसके टेस्टा टेगमेंट थोड़ा सा रप्चर हो जाए और रेडिकल बाहर निकल आए। तो जब सीड को लेके नॉर्मली जगह से, मान लीजिए आप ग्राम सीड देखना चाहते हैं, जब आप ग्राम सीड लेके आते हैं तो उसको पहले बाउल में पानी में डिप करके रख देते हैं। तो आप देखते हो कि 2-3 दिन में उसमें रेडिकल निकल आते हैं। देखा है? ऐसे व्हाइट कलर की टेल निकल आती है, देखा है? बोलिए यस और नो? वैसा देख रहे हो सकता, मैं मतलब आउट ऑफ द वर्ड बात कर रहा हूँ, होता है ना? कैमरा ऑफ हो गया आप लोग का? Yes, sir. सर होता ऑन है ना? तो अब जब रेडिकल निकल जाता है, मतलब वो सीड रेडी हो गया है जर्मिनेशन के लिए। अब उस सीड को जाइए एक नॉर्मल सॉइल में लगा दिए जा करके। अब वो क्या होगा? रेडिकल एनलार्ज करेगा, और जैसे ही उसको वाटर मिलेगा वैसे वो रूट बना लेगा, ऐसे करके इतना पोर्शन पहले उसमें निकल आएगा। दिख रहा है आपको ये चीज? अब वो और वाटर सक करेगा, वाटर सक करने के बाद वो बना लेगा अपने अंदर प्लम्यूल, सेम साइज का। आ गया? अब जब दोनों इक्वल साइज के हो गए, मतलब इस तरह से हो गया, देखो इस तरह से, इतना बड़ा प्लम्यूल, इतना ही बड़ा रेडिकल, दोनों सेम साइज हो गए। अब डिपेंड करता है कौन सा पार्ट इनलार्ज करेगा। इफ एपिकॉटिल पार्ट इनलार्ज फर्स्ट, एपिकॉटिल मतलब प्लम्यूल वाला पार्ट, अगर ये ज्यादा इनलार्ज कर गया तो सीड कहां रहेगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? एवरी रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन, याद है? सर एपिकॉटल सर पहले कर रहा है। हाँ, अगर एपिकॉटिल पहले इनलार्ज किया तो सीड कहां रहेगा? सर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। इफ रेडिकल इनलार्ज फर्स्ट, यानी रेडिकल यानी हाइपोकॉटिल वाला पार्ट और इनलार्ज कर गया, देखिए जैसे यहां पर, यहां पे देखिए ये हाइपोकॉटिल वाला पार्ट है, ये पहले इनलार्ज कर रहा है, दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? हाइपोकॉटिल वाला पार्ट। इफ हाइपोकॉटिल इनलार्ज फर्स्ट, तो सीड कहां आ गया? कॉटिलेडोन कहां आ गया?
बाहर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इस डायग्राम में, Yes, sir. अब समझ में आया? When Yes, sir. hypocotyl enlarge first, then epigeal germination. When epicotyl enlarge first, then hypogeal germination. Clear? Harsh, Om, clear? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? sir. एंड कॉटिलिडॉन्स कब तक रहते हैं बेटा? जब तक फर्स्ट लीफ ना आ जाए। जैसे ही फर्स्ट लीफ आकर के फोटोसिंथेसिस करना शुरू हो जाती है, वैसे ही कॉटिलिडॉन्स वाले पार्ट जो है ये ड्राई होकर के गिर जाते हैं। कॉटिलिडॉन्स आर द फर्स्ट लीफ। मैंने बताया था ना फ्यूचर लीफ होता है कॉटिलिडॉन। इसके बाद जब आपकी फर्स्ट लीफ बन जाएगी, फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगी, तो ये वाला जो प्रीवियस वाला कॉटिलिडॉन है ये ड्राई होकर गिर जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, sir. आगे प्रोसीड करूं मैं? No. Yes, sir. इसके सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप sir. इसको पढ़ लेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ये पी सीड है, पी सीड के बारे में पढ़ेंगे आप। इसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा आपका बीन सीड है, जिसमें एपिजियल जर्मिनेशन होता है आपका, ये पढ़ लेंगे अब इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और उसके बाद आपका लास्ट अगेन मेज ग्रेन है। मेज ग्रेन अगेन डू व्हाट? हाइपोजियल जर्मिनेशन। देखिए फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेज ग्रेन पे नॉर्मल सीड लिया, दिख रहा है, सॉइल में लगाया, सबसे पहले कौन लार्ज हुआ? रेडिकल निकला। रेडिकल ने क्या बनाया बेटा? रूट सिस्टम बनाया। फिर उसके बाद ये आपका कौन सा सिस्टम आ गया? प्लम्यूल आ गया। ये प्लम्यूल हो गया और ये आपका रेडिकल हो गया। अभी दोनों इक्वल साइज में है, इस तरह से प्लम्यूल और रेडिकल दिख रहा है आपको? बताइए, डायग्राम में देखिए, द लेंथ ऑफ प्लम्यूल एंड लेंथ ऑफ रेडिकल आर ऑफ सेम और डिफरेंट। यहां पर अभी सेम है ना? अब दोनों में से जो पहले इनलार्ज करेगा, इसमें कौन इनलार्ज ज्यादा कर गया? देखो ध्यान दो, प्लम्यूल पोर्शन। देखिए ध्यान से, ये है ना, विच पार्ट है लार्जेस्ट मोर, रेडिकल और प्लम्यूल? अमन, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको क्या? सर आ रही है। तो कौन सा पार्ट इनलार्ज किया? आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे। कौन सा पार्ट ज्यादा इनलार्ज किया इसमें मेज ग्रेन में? प्लम्यूल पार्ट और रेडिकल पार्ट? सर रेडिकल। ध्यान दीजिए बेटा, सर प्लूम्यूल। ध्यान दीजिए, कौन सा पार्ट पहले इनलार्ज किया, ज्यादा इनलार्ज किया? प्लम्यूल पार्ट और रेडिकल पार्ट? सर रेडिकल। बेटा मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान तो दो ना। हर्ष, फिर से देखो, सीड लिया, सबसे पहले रेडिकल आएगा। रेडिकल स्टार्ट्स रूट सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम स्टार्टेड सकिंग वाटर, वाटर सीड के अंदर गया। उसके बाद उसने प्लम्यूल इनलार्ज किया। अब देखिए सेम साइज के रेडिकल और प्लम्यूल हैं यहाँ पर, सेम साइज के। ठीक है, अब वेट करते हैं दोनों में से इनलार्ज कौन करेगा, कि वो डिसाइड करता है सीड कहां रहेगा। इफ प्लम्यूल इनलार्ज मोर देन रेडिकल, if plumule enlarge more than radical, then seed will always remain underground। दिख रहा है आपको? प्लम्यूल ज्यादा Yes, enlarge sir. किया है तो सीड कहां होगा? अंडरग्राउंड होएगा। if radical enlarge more, then seed will come above soil। क्लियर? आप ऐसे याद रखेंगे बेटा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। एपिकॉटिल enlarges first, the germination will be हाइपोजियल। ठीक है, when hypocotyl enlarges first, then germination will be एपिजियल। समझ में आ गया? याद कर लोगे इसको, लर्न हो जाएगा। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे। तो तीनों एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज योर विविपेरस जर्मिनेशन। अच्छा,
ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा था ना ओविपेरी और विविपेरी, जानते हो? ओविपेरी नो विविपेरी सर। नहीं पता? ओविपेरस विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो एग लेइंग होते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, और जो डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करते हैं वो विविपेरस होते हैं। लाइक ह्यूमन आर विविपेरस। सर Okay. मैमल। हाँ, मैमल्स आर विविपेरस एंड बर्ड्स आर सर ओविपेरस। रेप्टाइल्स। ओविपेरस बर्ड्स क्या होंगी? ओविपेरस होती हैं। क्लियर? सर रेप्टाइल आल्सो। रेप्टाइल्स ऑल्सो, मतलब नॉर्मल मैंने एग्जांपल दिया। बर्ड्स क्या होंगी? ओविपेरस, और मैमल्स क्या होंगे? विविपेरस होंगे। अच्छा, प्लांट जो होता है उसका जो बेबी होता है वो कौन होता है, फ्रूट या सीड? सर सीड। सीड। सर सीड। क्या सीड की शक्ल यानी उसका स्ट्रक्चर प्लांट से मिलता है? नो सर। तो सीड को बेबी कंसीडर करेंगे या एग कंसीडर करेंगे प्लांट का? सर एग। एग कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सारे प्लांट कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मींस दे ऑल आर लेइंग एग इन द फॉर्म ऑफ सीड। ओके, अंडरस्टूड? प्लांट्स आर Yes, sir. लेइंग एग इन द फॉर्म ऑफ सीड। सीड। भाई तभी तो इसको हम रख सकते हैं काफी टाइम के लिए, बाद में डोरमेंसी हो करके फिर बाद में नया इंडिविजुअल बनता है कि नहीं? जैसे एग होता है बाद में हैच करता है, वैसे प्लांट का भी जो एग होता है, सीड होता है, बाद में हैच करके नया प्लांट बनता है कि नहीं? लेकिन कुछ प्लांट Yes. ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्टली अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, देखिए आपका राइजोफोरा, देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस प्लांट्स में इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं जो एग्जैक्टली इस प्लांट का ही स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये कुछ टाइम के बाद यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। अगर नीचे की कंडीशन इसी की तरह हुई तो यहाँ से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर? सर बट ये तो सर लीव से उग जाएगा। क्या चीज हो गया? सर लीव से हो जाएगा प्लांट। हाँ, तो मैंने कहा ना उसी प्लांट की बॉडी से, नॉर्मली प्लांट की बॉडी से ऐसे करके एक पार्ट बना और उसने स्ट्रक्चर ले लिया है मेन प्लांट का ही। ठीक है, फिर यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, और अगर जमीन पे गिर गया और जमीन पे अगर वही कंडीशन है जो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो डायरेक्टली इससे नया प्लांट बनना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मतलब इसको सीड से बना करके अगले टाइम तक जाने के लिए इतना टाइम ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बात समझे? भाई नॉर्मली प्लांट होता, फिर सीड होता, फिर वेट करता जर्मिनेशन का, फिर सॉइल में लगता, फिर कंडीशन आती, फिर जर्मिनेट करता, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि नहीं होता? यहां डायरेक्टली हो गया, सीधे प्लांट से नया प्लांट बन गया छोटा। ओके, धीरे धीरे उतने साइज का हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस यस सर। क्लियर है? तो दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज व्हाट? विविपेरस जर्मिनेशन। क्लियर? जैसे क्या लिखा है Yes, यहाँ पर? sir. सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट। यानी पेरेंट प्लांट्स में अटैच रहते हुए भी सीड क्या हो जाता है? जर्मिनेट करने लगता है, और फिर जब ये अलग होता है तो फिर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ओके, इसकी रूट फिक्स हो जाती है और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है? नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है? क्लियर? बात समझ में आई बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। Okay. The last one is the last word is the last topic of this chapter is seedling. Seedling is a tiny miniature of entire plant. ठीक है, पूरे प्लांट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा पार्ट है, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लांट से या ट्री से मिलता जुलता है, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को क्या नाम देते हो बेटा? सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सीडलिंग। सीडलिंग। देखिए लिखा है germination in any plants end with the formation of seedling. Seedling is a stage in the growth of plant form a seed before it has become wholly independent food store in it. ठीक है, ऐसा एक हिस्सा, एक ऐसा पार्ट जो मेन प्लांट के तरह, जिस तरह से मेन प्लांट होता है, जिस तरह से मेन ट्री होता है, उसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो सीड से अब बिल्कुल बन के तैयार हो गया, जो इंडिविजुअल यूनिट है। भाई नॉर्मली मान लीजिए एक ट्री प्रोड्यूस होगा, ये एक ट्री है, बट इससे पहले कि सबसे पहले ये इसकी फर्स्ट यूनिट है जो कंप्लीट यूनिट बन के तैयार हुई, जिसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, स्टेम है, रूट है, लीफ है। ऐसे सबसे पहले पार्ट को क्या नाम देंगे बेटा? क्या कहते हैं इसको हम लोग? सीडलिंग। सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग प्लांट में डेवलप होता है, फिर प्लांट ट्री में डेवलप होता है। क्लियर?
अंडरस्टूड? क्लियर? यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है, तो इतना सा मेनली आपका टॉपिक है। तो क्या ये चीजें Yes, मैं sir. सब जो आपको समझ में आई बेटा? टाइप Sir. ऑफ जर्मिनेशन समझ में आया बेटा? हाँ बेटा बताइए। सर विविपेरस जर्मिनेशन सर एक बार सर समझा ओके दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ बेटा। अच्छा पहले मुझे बताओ विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दोज सर जो पेरेंट प्लांट्स है सर, जो नहीं। सर जो पेरेंट से अटैच्ड होके सर कर नहीं देते हैं बेटा, जर्मिनेशन। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु डायरेक्टली प्रोड्यूसेस बेबी। ओके, जो सीधे बेबी पैदा करते हैं उनको आप विविपेरस ऑर्गेनिजम्स बोलते हो। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं आपके वो सारे बेबी पैदा करते हैं। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर मेनली हु प्रोड्यूसेस या हु लेज एग। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे आप? ओविपेरस बोलेंगे। बात समझे? यस और नो? यस सर, ठीक है, पहले Yes, एग sir. आएगा, एग धीरे से हैच करेगा, हैच करने के बाद जो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस किस में होता है? ओविपेरस में। ठीक है, और विविपेरस में क्या होता है? हम लोग जब से पैदा होते तब से अपने पेरेंट की तरह होते हैं। भाई पेरेंट के अगर 2 हैंड और 2 लेग्स है तो जो बेबी पैदा होता है उसके अंदर भी तो 2 हैंड 2 लेग्स होंगे। बताइए, स्ट्रक्चरली सिमिलर Yes, होता है ना sir. बेबी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस बोलते हैं। तो नॉर्मली जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है एग। किस फॉर्म में? सीड के फॉर्म में। प्लांट जो देता है वो क्या देता है बेटा? एग लेइंग होता है। किस फॉर्म में देता है बेटा? सीड के फॉर्म में। सीड क्या है प्लांट का? एग है। एग। ठीक है, क्योंकि Egg. बाद सीड हैच करेगा, जर्मिनेटिंग करेगा। हैच मतलब जर्मिनेशन। सीड हैच करेगा तो सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से फिर प्लांट और फिर ट्री बनेगा। तो इस तरह से होता है प्लांट में। लेकिन एक प्लांट होता है, इसका एग्जांपल दिया गया है राइजोफोरा आपकी बुक में। उसमें क्या होता है? उसके फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है और जर्मिनेट होकर के पेरेंट प्लांट की तरह ही स्ट्रक्चर बना लेता है। और फिर जब फ्रूट अलग होता होगा तो जब वो नीचे गिरता होगा, ड्रॉप होता होगा, तो उससे रूट निकलती हैं वो सॉइल में डायरेक्टली जाकर फिक्स हो जाती हैं और नया प्लांट वहां से बनकर तैयार हो जाता है। जिस तरह से आपका ये डायग्राम गिवन है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है? ये सीड ऑलरेडी प्लांट में लगा ही हैच करने लगा है, जर्मिनेट करने लगा है। दिख रहा है? क्लियर? सर। हाँ बच्चा। सर अगर सर वो जो सीड जर्मिनेट कर रहा है सर वो सॉइल के पास नहीं पहुंचा तो? हाँ, अगर लिविंग कंडीशंस के पास नहीं गिरा, मान लीजिए किसी ऐसी जगह गिरा, कोई गाड़ी खड़ी थी या कोई इंसान खड़ा था या कोई एनिमल था उसके पे गिरा, उसने उठा के खा लिया, तब जर्मिनेट नहीं करेगा। हाँ, ये जरूरी कंडीशन है कि वहां पर फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, ये कंडीशंस कंपलसरी है। क्लियर है बेटा? हो जाएगा? यस सर। चलो अब मुझे आंसर दो, प्रोग्रेस चेक कर जल्दी जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ ड्राई सीड एम्ब्रियो इज इन डैश स्टेट। बताइए, ड्राई सीड जो रखा होगा नॉर्मल आपके बॉक्स में या सीड स्टोर में, तो सीड किस स्टेट में होगा? एक्टिव में या क्यूसेंट स्टेट में? क्यूसेंट। क्यूसेंट स्टेट में, यानी डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द सीड मेनली थ्रू, बताइए। एंटायर सरफेस। माइक्रोपाइल। 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 माइक्रोपाइल से वाटर जाता है। Microbial. ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर डैश द ग्रोथ ऑफ Inhibits. एम्ब्रियो। हाँ, इनहिबिट्स डिस्ट्रॉयज। Destroy. ना, वेरी लो इनहिबिट्स करेगा, रोकेगा। डिस्ट्रॉय हाई टेम्परेचर करेगा। ठीक है। जर्मिनेशन Yes, इन sir. पी इज डैश। Sir, epigeal. हाँ, एपिजियल। ओके। Epigel. कोलेप्टाइल इज द पार्ट फाउंड इन द maize. germinating maize. Alkaline pyrogalic acid used for absorbing what? Sir, carbon dioxide. No, oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए Oxygen. OH ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा। क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें? Sir, no problem. ओके, सो योर होमवर्क विल बी यू हैव टू डू। तो क्लियर है बेटा इतना चैप्टर? कोई भी दिक्कत इसमें? Yes, sir. नो सर। कोई दिक्कत नहीं? तो इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।